आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर हों और उनके रिटायरमेंट के चर्चे हों। अमूमन ऐसा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कार्यकाल पूरा होने के बाद देखा जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस अरुण मिश्रा के रिटायर होने की खबर को अच्छा खासा कवरेज मिला। उन्होंने कई ऐसे केसेस को सुना जो काफी सुर्खियों में रहा। प्रशांत भूषण के कंटेम्प्ट केस पर फैसला जिस बेंच ने सुनाया, उसकी अध्यक्षता जस्टिस अरुण मिश्रा कर रहे थे। अरुण मिश्रा सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन तब भी चर्चा में थे जब साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कोर्ट में चल रही व्यवस्था की आलोचना की थी। जस्टिस लोया केस हो या फिर पीएम मोदी की तारीफ का मामला, और इसके बाद उठा विवाद, अरुण मिश्रा चर्चा में रहे। लेकिन गौर करने वाली बात यह भी है कि अपने पूरे कार्यकाल में अरुण मिश्रा ने करीब 1 लाख मामलों का निपटारा किया। नमस्कार, मैं हूं ऋतुराज और इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे रिटायर्ड जस्टिस अरुण मिश्रा की, उनके साथ जुड़े कुछ केसेस की और कोर्ट में अपने जिस अंदाज के लिए वो जाने जाते थे उस पर। बात करने के लिए मेरे साथ हैं कोर्ट को और इसकी प्रोसीडिंग्स को लंबे समय तक कवर कर चुके indiatoday.com के असिस्टेंट एडिटर प्रभाष दत्ता। तो प्रभाष जी, कैसे याद किए जाएंगे रिटायर्ड जस्टिस अरुण मिश्रा? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट से जब कोई जज रिटायर होता है तो अमूमन उनके चर्चा होती नहीं है। बहुत सारे जजेस जब अपॉइंट होते हैं जब चर्चा होती है, जैसे कोई पहली बार कोई महिला जज पहुंची तो चर्चा की हमने। चर्चा हम अमूमन तब करते हैं जब सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस रिटायर होता है। तो जितने भी चीफ जस्टिस रिटायर होते हैं, एक परिपाटी है मीडिया में और लोगों में भी दिलचस्पी रहती है कि चीफ जस्टिस का कार्यकाल कैसा रहा। बिल्कुल वैसे ही समझ लीजिए, अनफेयर कंपैरिजन होगा बस समझने के लिए, ऐसे कि कप्तान क्रिकेट टीम के जो होते हैं, हम उस दौर को उस कप्तान से देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में हम एलन बॉर्डर, स्टीव वॉ, रिकी पॉन्टिंग ऐसे देखते हैं। इंडिया में बहुत पहले देखते थे अजीत वाडेकर, सुनील गावस्कर, कपिल देव, फिर दौर आया अजहरुद्दीन, फिर सौरव गांगुली, धोनी, और अब विराट कोहली का दौर चल रहा है। तो अब बीच ऐसा नहीं है कि ये अपने आप में मैच जिता रहे थे, ये अपने आप में सब कुछ करते हैं, बहुत पूरी टीम रहती है। वैसे ही सुप्रीम कोर्ट के साथ ये मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है कि बस हम बात करते हैं जो चीफ जस्टिस होते हैं। बहुत समय बाद, मुझे इतना नहीं पढ़ा है, जस्टिस खन्ना जो थे इमरजेंसी के दौरान, उनकी चर्चा हुई थी। और अभी जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ना रहे हों और रिटायर कर रहे हों, उसमें इनकी चर्चा बहुत हुई है। अभी वैसे तो थोड़ा टाइम पहले जब जस्टिस चलमेश्वर रिटायर हुए थे तो उनकी भी चर्चा हुई थी, लेकिन वो चर्चा, उस चर्चा के भी केंद्र में एक तरह से कह लीजिए तो बातचीत में जस्टिस अरुण मिश्रा ही आए थे। आपको याद होगा ऋतुराज कि जब 4 जजेस ने पहली बार सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कुछ आपत्ति जताई थी। आपत्ति ये थी कि सुप्रीम कोर्ट में केसेज का एलोकेशन सही तरीके से नहीं हो रहा है, वो फेयर नहीं है। और उस आरोप के जड़ में बात ये थी कि इन जजेस को ये इस बात का ग्रीवांस था कि सर्टेन टाइप ऑफ केसेस जिसमें सरकार सीधे या परोक्ष रूप से प्रभावित हो सकती थी, वो पर्टिकुलर बेंच को जा रहा था। वो पर्टिकुलर बेंच जो था वो जस्टिस अरुण मिश्रा का। ये बात तब की है जब दीपक मिश्रा चीफ जस्टिस थे, लेकिन उनके बाद जब रंजन गोगोई चीफ जस्टिस बने तो भी ये क्रम वैसा ही चलता रहा। ऐसा जो बार के लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बार के जो लोग हैं, वो कह रहे हैं कि उसमें बहुत फर्क नहीं है। अब आपने पूछा कि जस्टिस अरुण मिश्रा को याद कैसे करें। जस्टिस अरुण मिश्रा के बारे में मैंने कुछ वकीलों से बात की जो उनके सामने पेश हुए हैं। उनका कहना था कि जस्टिस मिश्रा बेबाक जज रहे हैं और कानून के जानकार जज रहे हैं। तो ये 2 बातें अमूमन जज कानून के जानकार तो ये बिल्कुल
ये बात हर जज के बारे में कहते हैं। बेबाक बहुत कम जजेस के बारे में मुझे सुनने को मिला है कि जज बेबाक रहा है। नॉर्मली जस्टिस जजेस बहुत कम बोलते भी हैं। बेबाकी हाँ शब्द जुड़ जाना अपने आप में बहुत कुछ कहता है किसी जज के बारे में। हाँ, बेबाक नहीं कहते आमतौर पे जज को। इनके बारे में कहा गया तो क्लियर हेडेड है, जो उन्हें लगता है कि सही है, वो उनके दिल में वो बात है, वो सामने कहते हैं, कोर्ट की हियरिंग में कहते हैं, जो जज और वकीलों की नोकझोंक होती है उसमें कहते हैं। अब तब भी जो जिक्र आया 4 जजेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस का, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो डिसेंटिंग जजेस थे, जो विरोध जता रहे थे, उन्होंने बात कही थी कि बेंच को जो जा रहा है वो बेंच ऑफ जूनियर जजेस कह दिया था। अब वो उसको लेके जस्टिस अरुण मिश्रा बहुत नाराज हुए थे। बात यहाँ तक आई थी कि उन्होंने बहुत सारे मामले को हटाने को कहा था और बहुत मुश्किल से उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे, जस्टिस दीपक मिश्रा, उन्होंने इनको मुश्किल से मनाया था। लेकिन उसके बाद जब हियरिंग होने लगी, थोड़े कुछ मेरे ख्याल से 8-10 हियरिंग के बाद एक दिन कोर्ट में ऐसा आया कि बहुत सारे वकील थे, तो जस्टिस अरुण मिश्रा ने कह दिया, यहाँ क्यों भीड़ लगा के खड़े हो जूनियर जज की कोर्ट में। ये टिप्पणी अगर आप फॉलो करते रहे तो आपको लगेगा कि अरे वो जो 4 वरिष्ठ जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के, जिन कहा था कि जूनियर जजेस की बेंच को जा रहे हैं कुछ केसेस, और यहाँ एक जज कह रहा है कि यहाँ क्यों भीड़ लगा के खड़े हो, ये जूनियर जज का कोर्ट है। वो हम लोगों के बीच नहीं हो जाता कभी कभार वो नोक झोंक में हमने टोंट कस दिया जिसको कहते हैं। हाँ, अब ये बेबाकी है। लेकिन उनकी और उस वक्त वैसे 2 कोर्ट केसेस थे जो महत्वपूर्ण थे, जिनकी चर्चा थी, जो कंट्रोवर्सी में थी, जो जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच के सामने था। एक तो जज सीबीआई के जो स्पेशल जज थे BH लोया, उनकी डेथ से रिलेटेड केस था, बहुत कंट्रोवर्शियल रहा था। लेकिन एक दूसरा केस था लैंड एक्विजिशन का, वो इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का केस था, वो भी चल रहा था। वो केस आमतौर पे पब्लिक रडार में नहीं आया, लेकिन उस वक्त जस्टिस अरुण मिश्रा उस केस को सुन रहे थे। वो केस इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि 2014 में जो 4 जजेस थे, इनमें से 2 जज उस बेंच के मेंबर थे जिसने लैंड एक्विजिशन एक्ट को लेकर एक फैसला सुनाया था इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के केस में। उसमें उन्होंने कहा था कि अगर सरकार ने या जिसने भी जमीन अधिग्रहण किया है उसने ट्रेजरी में पैसा जमा कर दिया है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि जिनसे लैंड ली गई, जिनके जमीन ली गई है, उनको मुआवजा दिया गया हो, ये बातें मान ली जाए। और इस ग्राउंड पर उन्होंने कहा था लैंड एक्विजिशन को कैंसिल किया जा सकता है। बात 2018 में जब ये सुन रहे थे जस्टिस अरुण मिश्रा उस बेंच को, जब ये जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, तो इनकी जो बहस हो रही थी वकीलों से, वो एक बड़ा दिलचस्प, अगर कोई कोर्ट की रिपोर्टिंग कर रहा हो या कोई नया लॉयर हो, वो कम्प्लेक्सिटीज को समझने के लिए उस जजमेंट को, रिकॉर्ड को देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। उसमें आखिर में उन्होंने फैसला ये दिया था उनकी बेंच ने, अगर तय सीमा जो 5 साल का है, उसके उस तय सीमा के भीतर कॉम्पेंसेशन नहीं लिया है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप लैंड एक्विजिशन को अब कैंसिल कर देंगे, रद्द कर देंगे। ये ऐसा नहीं होगा। ये दोनों बेंच के जो फैसले थे एक दूसरे के खिलाफ जा रहे थे। इसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का गठन हुआ। उस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को लीड कर रहे थे जस्टिस अरुण मिश्रा। उस दौरान नोकझोंक हुई और पार्टी जो थी, उन्होंने, कुछ वकीलों ने ये भी कहा कि आपको रिक्यूज कर लेना चाहिए। ये दबाव उन पे बन गया कि आपको रिक्यूज करना चाहिए, इसको से हट जाना चाहिए। उन्होंने पलट के सवाल पूछा, क्यों हट जाना चाहिए? क्या आप ऐसा कह के मेरे ऊपर लांछन नहीं लगा रहे हैं? क्या आप मुझे मलाइन करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? और इस बेंच में और भी जजेज हैं जिन्होंने इस केस को सुना है, तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये हम सारे जजेस डिस्क्वालिफाइड इस मैटर को सुनने के लिए? ये बेबाकी से जवाब देना जस्टिस अरुण मिश्रा के ही स्वभाव में। और उस जजमेंट में जो लैंड एक्विजिशन का हमारा जो प्रोसेस है, जिस उसकी जो पॉलिटिक्स है और उसमें कानून की जगह ढूंढना, ये उस जजमेंट में एक बहुत बारीकी से दिखता है।
और अंत में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने जो जस्टिस अरुण मिश्रा के 3 जज की जो पीठ थी उसके फैसले को सही पाया। तो ये कुछ है जो जस्टिस अरुण मिश्रा को कई और जजेस से अलग करता था, लेकिन उनके बारे में है कि वो कंट्रोवर्सी के साथ रहे। कंट्रोवर्सीज उनके साथ लगातार ही चलती रही। एक तरह से सुप्रीम कोर्ट में 2-3 केसेज ऐसे रहे जिनमें निशाने पे सीजेआई थे, रंजन गोगोई, एक सेक्सुअल हैरेसमेंट का चार्ज लगा था उनके खिलाफ, लगाया गया था किसी महिला कर्मी के द्वारा। बाद में हालांकि एक दूसरे बेंच ने उसको सुना। फिर एक और केस था उनसे ही रिलेटेड जिसमें यह था कि जस्टिस रंजन गोगोई की इमेज को टार्निश करने की कोशिश की गई है, कॉन्स्पिरेसी की गई है, उसको भी सुना था उन्होंने। कुछ और भी हरेन पांड्या का मामला था, गुजरात के गृह मंत्री थे, उनकी हत्या हो गई थी 2003 में, वो मामला भी ये सुन रहे थे। फिर सीबीआई में जो अंदरूनी कलह थी उसको भी सुना था। ज्यादातर लोग जस्टिस अरुण मिश्रा को इन कंट्रोवर्शियल केसेस के लिए याद करेंगे। लोग शायद ये भूल जाएंगे कि उन्होंने एक दो मुझे फौरी तौर पे याद आ रही जो केस, एक तो अरावली में कंस्ट्रक्शन का काम उन्होंने रुकवा दिया। ये एनवायरनमेंट के लिहाज से, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट रूलिंग थी सुप्रीम कोर्ट की कि अरावली पहले से बहुत डिग्रेडेड एनवायरमेंटल कंडीशन में है, वहाँ और कंस्ट्रक्शन होती तो बहुत नुकसान होता। दूसरा, जब दिल्ली में स्मॉग और पॉल्यूशन बढ़ रहा था तो उन्होंने केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों पर बहुत तीखी टिप्पणी की और कहा कि आप फौरन इसके लिए कारगर कदम उठाइए, ये बहुत खराब स्थिति में देश की राजधानी जा रही है। ये उनके एक दूसरे पहलू को दिखाता है जो आमतौर पे लोग बात नहीं कर पाते हैं। वो इतना कंट्रोवर्सी में नहीं आया तो उस पर लोगों की नजर नहीं गई। और आखिर में प्रशांत भूषण का मामला। अब प्रशांत भूषण के मामले में भी बहुत बेबाक रहे वो। उन्होंने सो मोटो कॉग्निजेंस बेंच ने लिया और फिर उन्होंने पाया कि वो ठीक नहीं है और उन्होंने दलील ये दी, अपने जजमेंट में लिखा कि ये 30 साल से कोर्ट की मदद करते आए हैं एक वकील के तौर पर। इतने सीनियर ऑफिसर ऑफ लॉ को अगर कोर्ट पे भरोसा ना हो या ऐसा लगे कि उनका भरोसा दिखे कि उन्हें भरोसा नहीं है, तो ये आम जनता का भरोसा कैसे सुप्रीम कोर्ट तय कर पाए। और इस लिहाज से उनके 2 ट्वीट्स को उन्होंने एग्जामिन किया और पाया कि उन्होंने कोर्ट का कंटेम्प्ट किया। वो अभी रिव्यू में जाना है वो उस मामले को, क्या होगा रिव्यू में ये अभी तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन एक स्टैंड लिया और बहुत नुआंस्ड वर्डिक्ट दिया उन्होंने जिसमें उनको गिल्टी पाया था। अगर हम उनके प्रोफाइल को देखें तो लगभग उन्होंने 1 लाख केसेस सुने हैं और जिसमें 97,000 केसेस लगभग ऐसे हैं जब वो हाई कोर्ट मध्य प्रदेश, राजस्थान और कलकत्ता हाई कोर्ट में जज थे। तो ये इतना लंबा फहरिस्त होना टेबल पे केसेस का, ये तो मतलब बहुत कम आता है किसी की नज़र में। बाकी जज भी करते ही होंगे, लेकिन चूंकि हम इन पे बात कर रहे हैं तो इनका डेटा एक सामने निकल कर आता है। इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट का होना भी अपने आप में किसी जज के एक्सपीरियंस को बताता है। बिल्कुल सही। जब ये बात मालूम पड़ी तो मैं ये शेयर करता हूँ किस्सा आपसे कि मुझे लगा कि ये कुछ ज्यादा हो रहा है। 1 लाख केस कोई जज लगभग 1 लाख केस कैसे पर ईयर में देख सकता है या उसको डिसाइड कर सकता है। तो मैंने 4-5 जो कोर्ट के जानकार लोग हैं, पुराने वकील हैं, उनसे जानना चाहा तो उन्होंने कहा, ज्यादातर लोगों ने कहा कि आप ये देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट क्या कहती है, अगर ऐसा है तो वहाँ कुछ होगा। लेकिन एक वकील ने जो ज्यादा फोर्थ कमिंग थे उन्होंने कहा कि इनकी खास बात ये रही कि बहुत डिसाइसिव जज। ये कोर्ट में जब मसला आता है तो वो देखते हैं, आर्गुमेंट सुनते हैं और फैसला जल्दी करने में रहते हैं कि वो मामले को लंबा ना खींचा जाए। वो फैसला अगर दोनों पक्षों को सुन लिया गया है प्रॉपर तो उसमें फैसला दे दें। और ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। मध्य प्रदेश में जब वो
एडिशनल जज बने थे 1999 में, तब से लेकर बाद में जब वो राजस्थान हाई कोर्ट गए वहाँ चीफ जस्टिस बने, फिर कलकत्ता हाई कोर्ट गए वहाँ चीफ जस्टिस बने। तो ये एक बड़ा दिलचस्प है कि अगर एक जज 21 साल के अपने करियर में तकरीबन 1 लाख मामलों का निपटारा करता है, बहुत बड़ा है। लेकिन ये संख्या और ये वॉल्यूम बहुत बड़ी है। लेकिन आपको लगता है क्या कि कोई जब उन जस्टिस अरुण मिश्रा को याद करे तो उनको 1 लाख केसेस के निपटारे के लिए याद करेगा, या प्रशांत भूषण और 4 जजों का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे की जो के हालात रहे का माहौल रहा, या इस तरह के कंट्रोवर्सीज के लिए याद करेंगे? मुझे वैसे भी जिस देश में करोड़ों केसेस हो वहां एक जज खुद 1 लाख केसेस को निपटा देता है अपने कार्यकाल में, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, ये तारीफ है, और ये सिर्फ इतने ये भी बताता है कि उन्हें कानून की कितनी गहरी समझ थी। वैसे भी वो मेरे ख्याल से 42 साल की उम्र में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के वो चेयरपर्सन बन गए थे। उसमें कई बहुत सीनियर लॉयर्स होते हैं, तो उनकी रजामंदी भी जरूरी होती है। अदरवाइज 42 साल की उम्र में किसी वकील का वो बन जाना, वो भी एक बताता है। उन्होंने ऑल इंडिया एडवोकेट्स वेलफेयर फंड को स्टैब्लिश करने में मदद की, और उनके और भी वो जब राजस्थान हाई कोर्ट में थे तो उन्होंने लॉ म्यूजियम बनाया वहाँ। ये सब कुछ ऐसे हैं पहलू हैं जिनके बारे में लोग अरुण मिश्रा को शायद अभी नहीं जानते, लेकिन जब उनका पूरा मूल्यांकन होगा तो मेरे ख्याल से कंट्रोवर्सीज के बाहर भी जो एक अरुण मिश्रा रहे हैं उस पे भी लोग बात करेंगे। कोई भी जब जज सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो उसका एक लंबा सफर होता है, एक लंबी जर्नी होती है। अगर इस जर्नी के बारे में, जस्टिस अरुण मिश्रा की जर्नी के बारे में अगर आप कुछ बता पाए। देखिए, जस्टिस अरुण मिश्रा 1999 में जज बने। उसके पहले वो 1978 से 1999 से जज बनने से पहले तक 21 साल उन्होंने प्रैक्टिस की अलग अलग कोर्ट्स में। और वो एक कानून के जानकारों के परिवार से आते हैं। उनके पिता हरगोविंद मिश्रा वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज थे। उनकी बेटी लॉ प्रैक्टिशनर है और अच्छी वकील मानी जाती हैं। उनके छोटे भाई अब भी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जज एलिवेट हुए हैं। तो ये एक परिवार है जिसमें कानून को पढ़ा लिखा जाता है, कानून की समझ है, और वो है तो एक उनका बैकग्राउंड है जिसमें कानून बहता है। की केसेस अब जल्दी से समेट सकें कि बहुत सारे की केसेस उन्होंने सुने हैं, कुछ आपने बता दिए, कुछ बातचीत में निकल आया। एक साथ अगर रखना चाहे कुछ की केसेस को जिसके लिए ये याद किए जाएंगे, अच्छे बुरे दोनों तरीके से। देखिए, अच्छे बुरे तरीके से समय के साथ जो जजमेंट्स होते हैं उनका महत्व बढ़ता है, और कई बार समय के साथ उस जजमेंट को चुनौती भी मिलती है। बहुत सारे ऐसे जजमेंट रहे हैं कोर्ट केसेस में, कोर्ट्स के पहले, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही 20 साल 30 साल बाद पलटा है, क्योंकि समय की मांग बदल गई है। और कानून और धर्म की किताबों में फर्क ये होता है कि कानून अपनी परिस्थिति के हिसाब से रास्ता बनाता है, और धार्मिक किताबें होती है वो जो कह दी गई है वो कह दी गई है, वो हमेशा के लिए हो जाती है, इटर्नल हो जाती है। तो इनके कौन से फैसले कब जाके माइलस्टोन की तरह काम करें और कब जाके वो बदल दिए जाएं, ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन कुछ फैसले उनके निश्चित रूप से याद किए जाएंगे आने वाले समय में। एक जो हमने बात की अरावली का केस, अरावली में कंस्ट्रक्शन का काम रोकना एक बड़ा फैसला था। उस फैसले का असर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन में बहुत अहम है। वैसे ही जो दिल्ली में पोल्यूशन कंट्रोल के लिए गाइडलाइंस बनाना, वो भी एक बड़ा फैसला था जिसको लेके होगा। तीसरा जो कंट्रोवर्सी हो गई शांत भूषण के मामले की, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की लीगल हिस्ट्री जब लिखी जाएगी आज से 20 साल बाद 25 साल बाद, तो ये केस एक डिवाइड लाइन की तरह, वाटरशेड मोमेंट की तरह हो सकता है, क्योंकि इसमें 2-3 पहलू बिल्कुल आमने सामने आए। एक आपको कितनी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, किस हद तक है, तो क्या, और ये कि फ्रीडम ऑफ स्पीच वर्सेस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वर्सेस डेफेमेशन, ये 3 पहलू आपस में बहुत बारीक लाइन से एक दूसरे से दूर है। और ये जजमेंट इनका जो रहा है
उसकी डिटेल रीडिंग में ये बात है। वो कह रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को आप नहीं रोक सकते हैं, लेकिन उसके साथ ही कोर्ट की प्रतिष्ठा को भी नीचे नहीं ला सकते हैं किसी भी तरीके से। उन्होंने एक और बात कही है जिस पे बाद में चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि जब किसी जज पर आरोप लगाए जाते हैं, अटैक किया जाता है, जज पर दबाव डाला जाता है, दबाव गलत तरीके से नहीं, जब एक आर्गुमेंट के जरिए ही एक दबाव डाला जाता है, तो जज की मजबूरी है कि वो मीडिया में जाके अपनी सफाई नहीं दे सकता। वो नहीं बता सकता है कि वो किन कानून के किन धाराओं से बंधा हुआ है, किस तरह से बंधा हुआ है, और लोगों आम जनता में एक इम्प्रेशन जाता है जो कई बार जज या कोर्ट के लिए उतना अच्छा नहीं होता। ये बात उन्होंने कही है आज। ये बात आने वाले समय में जैसे जैसे भारत में डेमोक्रेटिक प्रोसेस स्ट्रेंथन होती जाएगी, और हो सकता है कि लोग सुप्रीम कोर्ट के या दूसरे अदालतों के फैसले या उसके काम करने के तरीके पे और सवाल उठाएं, तब उनके इस ऑब्जर्वेशन को याद किया जाएगा कि क्या जजेस को इतनी छूट होनी चाहिए कि वो अपनी बात कह सके। क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच अगर एक एक्यूज्ड का है, एक पिटिशनर का है, तो क्या उस वैसा एक फ्रीडम ऑफ स्पीच जजेस का नहीं है? वो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या जजेस के पास नहीं है, नहीं होने चाहिए? ये एक माइलस्टोन की तरह मेरी समझ में आने वाले वर्षों में ये आएगा। शुक्रिया प्रभाष जी, हमसे बात करने के लिए। इस पॉडकास्ट में हमने बात की सुप्रीम कोर्ट से बुधवार को रिटायर हुए जस्टिस अरुण मिश्रा पर, उनके साथ जुड़े विवाद पर और उनकी बेबाकी पर। कैसा लगा आपको हमारा यह पॉडकास्ट? कोई सुझाव हो या कोई शिकायत तो लिख भेजिए हमें radio@aajtak.com पर। शुक्रिया। ये पॉडकास्ट आपने आज तक रेडियो पर सुना। हमारी वेबसाइट पर आइए, यहाँ पर आपको तरह तरह के पॉडकास्ट सुनने को मिलेंगे। और हाँ, खबरों और विश्लेषण के लिए 2 प्रोग्राम जरूर सुनिए, सुबह 7 बजे आज का दिन और शाम 7:30 बजे दिन भर। पता वही aajtak.in/radio। आप गूगल भी कर सकते हैं, टाइप कीजिए आज तक पॉडकास्ट या आज तक रेडियो। आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां।